हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आनंद पटेल है। मैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और बेरियाटिक सर्जन हूँ, जाइडस हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आज का ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कई बार मेरे पे क्वेरी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक अच्छी तरह से का डाइट प्लान बताइए। वेल दोस्तों, मैंने आज ये वीडियो प्रिपेयर किया है। बेसिकली ये वीडियो का टॉक फास्टिंग और डाइट का क्या प्रभाव रहता है हमारे हेल्थ पे, उसके ऊपर मैंने एक प्रैक्टिकल गाइड बनाया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही है। इसको आप प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस या डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को सब्सटीट्यूट करने के लिए नहीं बनाया है। जो भी आप एडवाइस फॉलो करते हो उसमें आप अपने फिजिशियन या कोई हेल्थ प्रोवाइडर के साथ में संपर्क रहते इसको फॉलो करना चाहिए। फास्टिंग कोई नई बात नहीं है, हमारे सारे सभी रिलीजन में इसका उल्लेख किया गया है। बेसिकली फास्टिंग से हमारे शरीर में हार्मोन का बैलेंस हो जाता है और साइंटिफिक लैंग्वेज में जो ऑटोफेजी कहते हैं, जिसको हार्मोन्स की वजह से शरीर की क्लीनिंग प्रक्रिया है वो फास्टिंग की वजह से बढ़ जाता है। फास्टिंग के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्ट, कंटिन्यूस फास्ट और दिन में एक ही बार खाना, 1 मील एट अ डे। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 दिन का फास्ट होता है पूरे हफ्ते में। सबसे इजीली जिस फास्ट को हम एडप्ट कर सकते हैं उसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्ट, यानी कि दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे का हम फास्ट ऑब्जर्व करते हैं और रेस्ट आवर्स 8 घंटे में हम उसको फीड स्टेट कहते हैं। एक्चुअली ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रोग्रेसिवली एडप्ट करना चाहिए और ग्रेजुअली अपनी लाइफस्टाइल के उसके अंदरित करना चाहिए। जैसे कि फास्टिंग पहले 12 घंटे का ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद आप जब कंफर्टेबल हो तो उसको बढ़ा के 14 घंटे का करना चाहिए, फिर 16 घंटे का करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात को 8 बजे डिनर करते हो तो मॉर्निंग 8 o'clock तक वो 12 आवर्स होता है। उसके भी 2 घंटे 4 घंटे बाद, जैसे कि 12 बजे के बाद करते हो अगर लंच, तो 16 घंटे का पूरा फास्टिंग ऑब्जर्व हो जाता है। इन सभी फास्टिंग में सबसे ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रिसर्च हुआ है और बेनिफिट में ये दिखाया गया है कि जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, मतलब हमारे जो ब्रेन के अनुरूप जैसे मेमोरीज होती है, वर्किंग कंडीशंस होता है, उसमें काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ वो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी फ़ायदा होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस को डिक्रीज करता है। फिज़िकल परफॉर्मेंस जो एंड्योरेंस है वो एनिमल स्टडीज़ में प्रूव हुआ है। एज वेल एज इंटरमिटेंट फास्टिंग से डायबिटीज़ और ओबेसिटी पे काफ़ी प्रभाव मिला है। जैसे कि जब भी वेट लॉस होता है तो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस होता है वो कम जाता है, उसकी वजह से ब्लड शुगर मेंटेन रहता है और ओबेसिटी में भी काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है। जैसे मैंने बताया कि वो शरीर का क्लीनिंग प्रोसेस, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं, वो भी बढ़ता है, जो टिश्यू डैमेज और रिपेयर में मदद करता है। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि जो मैंने फास्टिंग के बेनिफिट बताए उससे भी ज़्यादा बेनिफिट होता है हम जो खाते हैं उसमें हम कॉन्शियस हो जाते हैं। जो जंक फूड होता है वो हम नहीं लेते हैं। दूसरी बात, ये डाइट अपनी लाइफस्टाइल में एडप्ट करने से सर्जरी के बाद जो वज़न बढ़ने का जोखम रहता है, खतरा रहता है, वो भी कम हो जाता है और ये लाइफस्टाइल को हम इजीली अपने डे टू डे एक्टिविटी में एडप्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो मैं आज आपको बताऊंगा वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल में एडप्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। हम जब भी फास्ट की शुरुआत करते हैं तो हमें पर्टिकुलर डे को चूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मैंने बनाया है उसमें 1 महीने का फास्टिंग प्लान बनाया है कि जिसके अंदर फर्स्ट वीक जो भी दिन आप चूज़ करते हो, आपको रिमेंबर रहना चाहिए कि यही दिन पे आप सबसे ज़्यादा बिजी होना चाहिए, ताकि आप फास्ट को उसको एडप्ट कर पाओगे। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट वीक, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को वी हैव डिसाइडेड कि ट्यूसडे को फास्ट ऑब्जर्व करना है। इट मीन्स कि मंडे रात को 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है एंड द ब्रेकफास्ट आप 8 बजे ले सकते हो। ये 12 घंटे का फास्टिंग होगा। आहिस्ता आहिस्ता 12 घंटे से हम 14 घंटा और 16 घंटा तक जा सकते हैं, जहाँ पे हम सीधा लंच लेंगे 12 PM को, तो 16 आवर्स का हमें फास्ट मिलेगा। एक और चीज़ बतानी है कि हर महीने में ये प्रोग्रेसिव फास्ट को हम इम्प्रूव करते हैं।
जैसे कि फर्स्ट वीक पे सिर्फ वंस इन अ वीक ही हम करेंगे, जैसे कि ट्यूसडे। फिर सेकेंड वीक को भी हम ट्यूसडे करेंगे। थर्ड वीक ऑनवर्ड से हम दिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ट्यूसडे लिया है और सैटरडे आई हैव चूज़, तो हफ्ते में 2 दिन हो जाएंगे। फिर फोर्थ वीक में अगेन दो दिन हम फास्ट ऑब्जर्व करेंगे 16 आवर्स का। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखती है कि जो 8 घंटे का फीड स्टेट है जहाँ पे हमें खाना अलाउड है, उसमें भी हमें हमेशा नियंत्रित खाना खाना है। ऐसा नहीं कि पूरा 8 घंटे का, जो 24 घंटे का जो खाना होता है, हम 8 घंटे में समाप्त कर देते हैं। तो जिनको वेट मेंटेनेंस करना है वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, और जिनको वेट रिडक्शन करना है तो हमेशा याद रखना कि मिनिमम 500 कैलोरीज हमारी डाइट में से, मतलब हमारे दिन के 24 आवर्स में से कट होनी चाहिए। जो आप 300 किलो कैलोरी ब्रेकफास्ट में कट कर सकते हो, और बाकी का जो 200 कैलोरीज है वो आप एक्सरसाइज, मतलब कि एरोबिक एक्सरसाइज फॉर मिनिमम 1 to 2 आवर करके आप इजीली ये 500 कैलोरी डेफिशिट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप फास्ट से अकस्टम होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि व्हेन यू आर कंफर्टेबल टू ऑब्जर्व फास्ट ट्वाइस इन अ वीक, आफ्टर द सेकेंड मंथ विल अप्लाई दिस वन इन एवरी डे। जैसे कि सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ ऑनवर्ड आप ब्रेकफास्ट हमेशा के लिए स्किप कर दो। सो यू हैव टू टेक अ लंच एट 12 PM एंड डिनर एट 8 PM। तो ये फास्टिंग 16 आवर का पूरा शेड्यूल हो जाता है। हमें ध्यान में रखना है कि जो भी हम ये 8 घंटे में लेते हैं, जो भी, वो हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड होना चाहिए, ताकि उसका बॉडी पे खास डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। लेटर आपको वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से फूड हमें फास्टिंग के दौरान खाने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। 16 घंटे का फास्ट एवरीडे ऑब्जर्व करने से शरीर पे कोई भी हानि होती नहीं है। इनफैक्ट वो हमेशा एडवांटेज ही में ही रहता है। हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, उस पर ज़्यादा हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जब आप अकस्टम हो जाते हो फास्टिंग के लिए, तो एट द एंड ऑफ 4th और 5th मंथ को आप 36 आवर्स का फास्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। 36 आवर का फास्ट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मंडे नाइट 8 PM आपने मील लिया है, सो यू कैन ब्रेक दिस फास्ट ऑन वेडनेसडे लंच 12 PM। दूसरी तरह का भी फास्ट किया जाता है जिसमें ब्रेकफास्ट इज़ अलाउड एंटायर डे में, जैसे ट्यूसडे और वेडनेसडे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जिसकी लिमिटेशन होती है 500 किलो कैलोरी। अगर आप फास्ट 40 आवर्स तक भी ऑब्जर्व करना चाहते हो तो इस तरह से हो सकता है। ये ग्रेजुअली बिगिन होना चाहिए, जो फर्स्ट वीक में, 4th मंथ के फर्स्ट वीक में ट्वाइस इन अ डे होता है। तो 40 आवर्स का फास्ट जब भी करते हैं तब आप सुबह ब्रेकफास्ट 500 किलो कैलोरी ले सकते हैं, फिर लंच और डिनर आपको नहीं लेना है। तो ये होती है प्रोसेस इंटरमिटेंट फास्टिंग की। अब हम ये जानेंगे कि हम फास्ट में क्या खा सकते हैं। तो पहला हमारा जो होता है इंटेंशन, फास्ट करने का इंटेंशन क्या है, कि उसके बिहाइंड मोटिवेशन क्या है। अगर आप जस्ट वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर आपको बस उतना ही ध्यान में रखना है कि आप कोई एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड ना करें। जैसे कि अगर आपका टोटल रिक्वायरमेंट इन अ डे इज़ 1800 किलो कैलोरीज, तो आप वो 1800 किलो कैलोरीज 8 आवर्स में कंज्यूम कर सकते हैं, जो 16 आवर का फास्ट है उसमें। और अगर आपका इंटेंशन वेट लॉस का है तो फिर आपको अपने डाइट में से फर्दर 300 to 500 किलो कैलोरी को लॉस करना है। जैसे कि 800 किलो कैलोरी आपका डेली कैलोरी का मील प्लान है, तो आपको यही प्लान को कैलोरी कम करके 1400 या 1500 का किलो कैलोरी का डाइट प्लान बनाना है। हमेशा ये याद रखो कि ड्यूरिंग फास्टिंग आपको वाटर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस शरीर में रहता है और कमज़ोरी नहीं आती है। आप ये भी ले सकते हो जिसमें एब्सेंट किलो कैलोरीज कहा जाता है, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी, टी विदाउट मिल्क, वाटर। जो भी आपको कैलोरी जैसा पदार्थ होता है वो फास्ट के दौरान नहीं लेना है। फास्ट जब ऑब्जर्व होने का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो आप वो सारा खाना वापस शुरू कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप फास्ट ऑब्जर्व करते हो और जब भी आप फास्ट को ब्रेक करके खाना की शुरुआत करते हो, तो कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना है जिसकी वजह से हाई कैलोरी डेंस फूड हो, जैसे कि फास्ट फूड है, रेडीमेड ब्रेड है, या फिर वाइट ब्रेड है, पास्ताज है,
या जो हाई कैलोरीजेनिक फूड है जो हमें अवॉइड करना है, प्रोसेस फूड है, स्वीट्स है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये सारे डाइट इमीडिएटली ब्लड शुगर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। और वही हाइपर इंसुलिनीमिया होने की वजह से शुगर का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस तरह से होता नहीं है और वो सीधा फैट डिपॉजिट करता है। सो रिमेंबर, जब भी आपका फास्ट पीरियड टूटता है तब आपको ये सारे खाने चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यू शुड टेक मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब, वेजिटेबल ज़्यादा लेना चाहिए, हाई फाइबर फूड लेना चाहिए एंड स्टे अवे विथ हाई कैलोरीजेनिक फूड। डाइट में क्या खाना है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्पोर्टेंट है कि डाइट किससे बना हुआ है। ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। कोई भी जो डाइट हम लेते हैं उसको मेजॉरिटी हम 2 ग्लूकोज से डिवाइड कर सकते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और लो ग्लाइसेमिक लोड फूड। अब जो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हमें बताती है कि प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड शुगर राइज फ्रॉम द प्रीवियस मील, मतलब हम जो खाना खाते हैं और कितनी फास्ट से ब्लड शुगर बढ़ता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी फूड सब्सटेंस हम जो लेते हैं और जिस फूड सब्सटेंस में शुगरी फूड होता है उसमें रैपिड इंसुलिन का स्पाइक होता है और बिकॉज ऑफ रैपिड इंसुलिन स्पाइक ब्लड शुगर भी उतनी ही जल्दी फॉल हो जाता है। उसी वजह से जो हम प्रोसेस फूड खाते हैं उसमें हमें सटाइटी तो अर्ली मिल जाती है, मतलब संतोष बहुत जल्दी मिलता है, बट वो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है और विदिन 60 मिनट में हमें ऐसा लगता है कि हमें फिर से भूख लगी है। तो उसका कारण यही है कि ब्लड शुगर जो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए वो कम हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि मीडियम जीआई इंडेक्स, ये वो फूड होते हैं जैसे कि वाइट ब्रेड, वाइट राइस, वाइट पास्ता, ये ग्रेजुअली राइज होते हैं। हालांकि ये भी ब्लड शुगर पे शूटअप करते हैं, ये भी थोड़ा लिटल हाइपर इंसुलिन में करते हैं, बट कंपेयर टू प्रोसेस फूड से उनका ब्लड शुगर में थोड़ा लेवल मेंटेन होता है। उसकी वजह से अप टू 2 आवर्स तक ब्लड शुगर फॉल नहीं होता है और हमें सटाइटी मिलती है। पर जो सबसे बेस्ट कहा जाता है जिसकी जीआई इंडेक्स सबसे कम होती है और जिसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम होता है, ये प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको दूसरे वीडियो लिंक शेयर करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे फूड हैं जो लो जीआई इंडेक्स वाले होते हैं, जैसे कि होल ग्रेन है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूमेन जिसमें प्रोटीन सोर्स और फाइबर का सोर्स ज़्यादा होता है। ये फूड सब्सटेंस में ग्रेजुअली ब्लड शुगर बढ़ता है जो नॉर्मल लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनिया नहीं होता है और ये ब्लड शुगर का लेवल भी काफ़ी देर तक मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सटाइटी पीरियड है वो 3 to 4 आवर्स तक रहता है। यही चीज़ अगर हम हाई जीआई इंडेक्स वाले फूड लेते हैं तो हमारा बार बार खाने का प्रभाव बढ़ता है, जिससे हाइपर इंसुलिनिया होता है और ब्लड शुगर भी रैपिडली फ्लक्चुएट होता है, जो ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। एक एग्जाम्पल की तरह मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किसको पोर्शन कंट्रोल मील कहते हैं। आप अच्छी तरह से देख पाते हैं इस लेफ्ट साइड की फिगर में कि जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है। दिस इज़ अ टिपिकल अपनी गुजराती ट्रेडिशनल थाली है। आप देख सकते हो कि 50% ऑफ द थाली इज़ अ वेजिटेबल, जिसमें फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल सब्जियां होती है। रेस्ट 50% में 30% प्रोटीन से बना हुआ है, जिसमें दाल है और स्प्राउट है। इसमें आप कोई भी लेंटिस ले सकते हो, जैसे चना होता है, राजमा होता है, और बाकी के जो 25% है वही कार्बोहाइड्रेट रहता है। सो अपना जितना भी जो डाइट होता है वो वेल बैलेंस होना चाहिए। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो होल ग्रेन होना चाहिए या मल्टीग्रेन होना चाहिए, जिसकी वजह से सिंपल शुगर एलिवेट नहीं होता है। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर मेंटेन करता है। सो द डेली जो हमारी कैलोरी अलॉटमेंट है, जैसे कि 1900 किलो कैलोरी है, तो उसमें से प्रोटीन की अलॉटमेंट 40% होनी चाहिए और बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट की होनी चाहिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड वेल बैलेंस्ड डाइट। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इसमें कोई फास्ट ट्रैक नहीं होता है। एज अ जनरल रूल ये प्रोग्रेसिव फास्टिंग होता है और इसी टाइम ड्यूरेशन में हमें एक नई लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करना है। यही लाइफस्टाइल हमारी लाइफ लॉन्ग रहेगी, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अक्सर यही देखा गया है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड जो फास्ट किया जाता है, जैसे कि 12 घंटे, फिर 14 और 16, दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि वही है ये कि जो हम अपनी लाइफस्टाइल में इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमें ये चीज़ भी जान लेना चाहिए कि जो भी चीज़ हम खाते हैं आफ्टर फास्ट पीरियड,
वो लार्जली डिपेंड रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, उसमें क्या शुगर का कंटेंट है, हमारी क्या फिजिकल एक्टिविटी है, और हर एक का जेनेटिक्स डिफरेंट होता है। तो जो फास्टिंग के रूल्स है वो हर एक लोग के लिए डिफरेंट अप्लाई होता है, मे नॉट बी सेम, क्योंकि उम्र के हिसाब से एज वेल एज अपने जेंडर की वजह से, वेदर मेल और फीमेल, उसमें भी बेसल मेटाबॉलिक रेट का बहुत ही फ़र्क है। जिसमें फास्टिंग कईयों में अच्छी तरह से रिज़ल्ट दिखाता है, तो कईयों में फास्टिंग अच्छी तरह से रिज़ल्ट नहीं दिखाता है। तो जैसे जैसे आगे आप देखते जाओगे वैसे मेरे वीडियो में अपलोड करता रहूँगा। आप मेरी दिखाई गई हुई लिंक में से बाकी सारा इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।